Very good morning, students. As we have discussed in our last classes regarding the concepts and conventions of accounting, and we have seen also the certain examples. Okay, so this video is just the continuation of all the videos. Okay, because in the previous videos we have not yet finished the concepts and conventions of accounting. Okay, so today again we will continue the left part or the remaining part of the concepts and conventions of accounting. ओके तो हमने लास्ट वीडियोस में या लास्ट क्लासेस में हमने कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कितने डिस्कस किए थे, ये देखो मैंने पहले से लिखा हुआ है। और कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने क्या बताया था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू परफॉर्म ए टास्क। ठीक है, कोई भी कार्य को करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। बस अकाउंटिंग में उन नियम और कानूनों को क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस। और आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसीज, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, सिर्फ वो 4-5 कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस ही हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा बस एक हिंट दे देता हूं आपको। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्संस। ओनर इज ए नेचुरल पर्सन, बिजनेस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, सेकंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि since business is artificial person, business runs for a indefinite period of time. Okay, then third concept comes about accounting period concept. अब accounting period concept क्या बोलता है कि अगर business का लाइफ indefinite है, क्योंकि वो artificial person है, तो क्या होता है कि उस indefinite लाइफ में हम अपना प्रोग्रेस या रिजल्ट कब कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए क्या किया गया है कि पूरा इंडेफिनाइट बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया गया। तो स्मॉलर टाइम इंटरवल्स आर कॉल्ड एज ईच अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द ग्रॉस टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द ग्रॉस टोटल ऑफ रेवेन्यूज अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर to show or to calculate or to determine or to disclose the profit or loss of the business। ये हमने एक उदाहरण के तौर पे एक फॉर्मेट लेके भी दिखा था। For more details you can again watch our previous video for that। Okay, so next is our money measurement concept। अब ये concept क्या बोलता है, अब देखो आपने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़ा था, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वही बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि हम इवेंट्स को नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शंस में मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होते हैं। दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शंस हैविंग फाइनेंशियल कैरेक्टर आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। सो दीज वर द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस। सो और एक चीज मैंने आपको बोला था कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस होते हैं जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और कुछ बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो कि सिर्फ इसलिए ऐसे नियम बनाए गए हैं कि हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस में, डिफरेंट स्केल ऑफ बिजनेस में, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एरियाज में उसको प्रॉपरली चैनलाइज कर सके, अच्छे से सोच सके। ऐसा नहीं कि हम एक इलिटरेट बिजनेस की तरह बिहेव करें। ठीक है, एक अच्छा बिजनेसमैन और बुक कीपर वही होता है जो अकाउंट्स के अंतर्गत जो कि कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन है, जो कि आपके AICPA मतलब अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स जिसने आपको फर्निश किया है, उस फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट। अब हम कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या है वो, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो, जब हमने फर्स्ट वीडियो शूट किया था उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग नटशेल में बताया था, मतलब एक एंटायर अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट थ्योरी एक छोटे थीम में या छोटे जिस्ट में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। पहले बुक कीपिंग आया, बुक कीपिंग में बताया गया कि आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है क्योंकि आपका मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू हैव लिमिटेड मेमोरी पावर। ओके, ठीक है। देन डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट होता है। दैट मींस व्हाटएवर वी गिव वी रिसीव समथिंग इन रिटर्न फॉर दैट।
अगर आप 30 रुपए दे रहे हो तो आपको 30 रुपए का ही वर्थ या बेनिफिट या वैल्यू मिलेगा। तो उस कॉन्सेप्ट के जरिए हमने ये सीखा था कि वैल्यू और वर्थ इज इक्वल्स टू दी मनी। ठीक है, तो वही होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। तो अब ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डुअल मतलब दो, एस्पेक्ट मतलब, अब वही एस्पेक्ट मतलब क्या, जो मैंने आपको बताया था, डेबिट एंड क्रेडिट। देयर आर टू एस्पेक्ट्स इन बिजनेस, डेबिट एंड क्रेडिट। अब कॉन्सेप्ट का मतलब तो आपको पता ही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज टोटली सिमिलर टू डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो आपका ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है ये किससे सिमिलर है? आपके डबल एंट्री सिस्टम से। अब वहां पे जो बोलते हो, आप वही बोल सकते हो दैट इन एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी एटलीस्ट two accounts involved or two aspects involved, out of which one has to be given debit, one has to be given credit of equal value, of equal value। तो dual aspect concept क्या बोलता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। एंड दोस डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी ऑफ इक्वल अमाउंट, बिकॉज हमने पहले ही देखा था कि वैल्यू और वर्थ इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज द ट्रांजैक्शन इज रॉन्ग और रिकॉर्डेड रॉन्ग। ठीक है, तो वही बोलता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, और एक चीज, मैं अपना अगला कॉन्सेप्ट बताने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये जो आजकल के जो बिजनेसेस हैं, जो मतलब मीडियम स्केल हो, लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, आपको पता ही है कि हर बिजनेस का एक नेशनल ड्यूटी होता है, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप टैक्स पे करो। पर ये जो टैक्स कैलकुलेशन होता है, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उसमें एक्सटर्नल यूजर में क्या था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट आपके बिजनेस और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपका टैक्स कैलकुलेशन करता है, इसका मतलब आपका बिजनेस या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप किसी सर्टिफाइड ऑडिटर्स, टैक्स कंसल्टेंट, इन सबको दिखाते हो ताकि आप टैक्स पे कर सको। पता है आपको कि जो आप टैक्स पे करते हो उससे पहले कितने घपले किए जाते हैं? उन घपलों को पता है अकाउंट में क्या नाम दिया गया है? उनको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं उनको? विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, अब देखो लिटरली इसका मतलब ये मत समझो कि किसी खिड़की को ड्रेस किया जा रहा है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है ऊंचा दुकान फीका पकवान, लाइक दैट, कि आप हर चीज बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो या फिर ऐसा दिखा रहे हो जैसा है नहीं। ठीक है, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। तो क्या होता है ना, इसके अनुसार क्या होता है, बहुत सारे एम्बेजलमेंट होते हैं फंड्स में, बहुत सारे घपले किए जाते हैं। वो कैसे होता है कि देखो क्या होता है, अगर मेरा इनकम है 40,000 और मेरा खर्चा है 30,000, तो या तो मैं अपने खर्चे को बढ़ा दूंगा या फिर इनकम को घटा दूंगा। ये अगेन कैसे होगा कि मैं कुछ डिटेल्स शो नहीं करूंगा, या फिर एक आध इनकम घटा दूंगा या फिर एक आध खर्चे बढ़ा दूंगा। तो इस तरह से क्या होता है, प्रॉफिट घटाई जाती है, कम दिखाया जाता है, सो दैट कि आप कम टैक्स पे करो। ठीक है, तो यही काम होता है आजकल के ऑडिटर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह। ठीक है, तो वही करते हैं कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में बहुत सारे घपले किए जाते हैं ताकि वो टैक्स कैलकुलेशन में बिजनेसमैन को आसानी हो। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को लेके अगेन फिर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था कि क्या कि आप जो भी करते हो उसको एक फेयर प्राइस में, FAIR, फेयर या फिर सही, जेन्युइन, ऑथेंटिक, ओरिजिनल प्राइस में ही शो करो। उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, द ट्रांजैक्शंस में बी रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शंस में बी रिलेटेड टू रेवेन्यूज, ट्रांजैक्शंस में बी रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट्स, ट्रांजैक्शंस में बी रिलेटेड टू पेमेंट और डिस्बर्समेंट ऑफ द लायबिलिटीज। तो ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एनीथिंग, स्पेशली पेमेंट्स। ठीक है, हम रेवेन्यूज की बात अभी नहीं करेंगे, तो स्पेशली जो ट्रांजैक्शंस खर्चे को दर्शाते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस, पेमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज, डिसबर्समेंट ऑफ द फंड्स। ठीक है, ये जो चीजें होती है, तो क्या होता है उसमें हम खर्चा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। आपको अभी बताया, खर्चा बढ़ा होगा तो प्रॉफिट घटेगा तो टैक्स भी घटेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है ना, तो खर्चों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। इसीलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप जो भी खर्चा करते हो, जो भी पेमेंट्स करते हो, जो भी परचेज करते हो या फिर कुछ भी एसेट खरीदते हो, तो आप उनको फेयर प्राइस में शो कीजिए, ट्रू एंड फेयर प्राइस में। ठीक है, जेन्युइन प्राइस में शो करना चाहिए। ये सिर्फ इतना ही बोलता है कि आप जो भी पेमेंट्स करते हो उसको आप जेन्युइन रखें या फिर ट्रू एंड फेयर। ठीक है,
According to cost concept, every business transaction related to various type of payments must be shown at their true and fair value in the book of account. तो समझ में आई बात? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप जो भी पेमेंट्स करते हो, बड़े छोटे मीडियम जो भी पेमेंट्स करते हो, चाहे वो सैलरी हो या एसेट खरीदना हो या लायबिलिटी पे करना हो, कुछ भी हो, उन प्राइसेस को आप करेक्ट दिखाओ, बढ़ा चढ़ा के घटा के ना दिखाओ, ठीक है? वही बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट में बताया आपको पेमेंट के बारे में, तो जाहिर सी बात है अगली बात या अगली कॉन्सेप्ट ऐसे ही कुछ होगी जो उसके ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट का मतलब, अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपके खर्चे को बता रहा है, आपके कॉस्ट को बता रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगला कॉन्सेप्ट हमारे इनकम रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा होगा। ओके, तो सही बात है। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आफ्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब देखो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि अनलेस द गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स, रेवेन्यू इज नॉट सेड टू बी अर्न। देखो आपको बुक्स में और आर्टिकल्स में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, मैं आपको सिर्फ सिंपल भाषा में बता रहा हूं जो कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है? अदरवाइज देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, ठीक है? तो आपका रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब तक आप अपने गुड्स को सेल ना करो, तो तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपको रेवेन्यू अर्न हुआ है। आई रिपीट इन इंग्लिश अगेन, unless the goods are sold to the customers during a particular period, revenue is not said to be earned. सिंपल सी मतलब है क्या है? अगर आप चीजें बेच नहीं रही हो तो बोल नहीं सकते कि बेच दिया या रेवेन्यू अर्न हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? देखो ये मेरे पास दो मार्कर पेन है, क्या है? दो मार्कर पेन है। तो अकॉर्डिंग टू माई बिजनेस दीज आर द स्टॉक्स लेफ्ट इन माई बिजनेस, ठीक है? अब ईच मार्कर का सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज, ठीक है? ईच मार्कर का सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपीज। तो दो मार्कर के सेलिंग प्राइस कितने हो गए? 100 रुपीज। अब बताओ मेरे पास, मैंने इसका आपको कॉस्ट प्राइस में बताया, सॉरी, सोचो कि इसको मैंने खरीदा है 80 रुपीज में और बेचूंगा 100 रुपीज में। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मार्कर और ईच मार्कर इज 80 रुपीज एंड 80 रुपीज द फेयर प्राइस अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अभी मैंने बताया, ठीक है? सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मार्कर इज 80 रुपीज एंड आई फिक्स द सेलिंग प्राइस टू 100 रुपीज। तो मुझे नुकसान हो रहा है या फायदा? मुझे फायदा होता है 20 रुपए का, पर यह फायदा मुझे कब होगा? जब मैं बेचूंगा। अब सिंपल सी बात है, अब देखो मैंने इसको खरीदा 80 रुपए में, तो दो मार्कर मैंने कितने में खरीदा होगा? 80 into 2 160 रुपीज। तो अब बताओ मुझे फायदा हुआ है नुकसान? अरे फायदा और नुकसान तो तब होगा ना जब आपके पास दो फैक्टर्स होंगे। व्हाट आर दोस टू फैक्टर्स? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, एक्सपेंसेस एंड इनकम। पर मुझे तो रेवेन्यू अर्न ही नहीं हुआ है ना, ठीक है? अब रेवेन्यू रिलेशन कॉन्सेप्ट का आपको लिटरल मीनिंग बताता हूं। सोचो कि ये आपके पास दो मार्कर्स है, अब इसको इस पे मैंने कितना खर्चा किया है? 160 रुपीज, 80 रुपीज ईच पर मार्कर। तो इसको 160 रुपीज ही शो करना चाहिए, जो कि सही है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब रेवेन्यू रिलेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अब देखो इसको जब आप बेचोगे तो आपको कितना मिलेगा? 200। वो 200 आपका क्या है? रेवेन्यू है, इनकम है। तो वो आपका प्रॉपर्टी भी हो सकता है क्योंकि वो आपके कैश में काउंट होगा। तो अब बताओ मेरे पास कितना स्टॉक है? 160 रुपए का या 200 रुपए का, ठीक है? ध्यान से सुने मेरी बात को। आपके पास कितने रुपए का स्टॉक है? 160 रुपए का या 200 रुपए का? अगर मैं बोलूंगा 160 तो सही है गलत? अगर मैं बोलूंगा 200 तो सही है गलत? क्या बोलोगे आप? क्योंकि मैं कभी भी इसको बेचूंगा तो 200 रुपए तो मिलेंगे ना, तो नहीं बोल सकता कि मेरे पास 200 का स्टॉक है। बोल सकता हूं कि नहीं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसको बेचा ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूंगा कि 200 रुपए का मेरे पास स्टॉक है? मेरे पास स्टॉक है कितने का? 160 रुपए का। आपको पता ही होगा स्टॉक रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक और कॉस्ट इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस whichever इज लेस, ठीक है? सॉरी थोड़ा गलत बोला। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever इज लेस। तो यहां पे तो सेलिंग प्राइस की बात ही नहीं हो रही है, तो हम इसको सेलिंग प्राइस में कैसे रख सकते हैं? गलत ही है ना ये, ठीक है? तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास स्टॉक कितने का है? मेरे पास स्टॉक है 160 रुपए का, मेरे पास 200 रुपए का सामान नहीं है। अब देखो कि कल मार्केट में प्राइस बढ़ गया,
या घट गया तो मैं इसको 90 पे भी सेल कर सकता हूं या 110 में भी सेल कर सकता हूं, कुछ भी सेल कर सकता हूं, तो मैं कैसे 200 बोल सकता हूं? सो द थिंग इज अकॉर्डिंग टू revenue realization concept, revenue is not said to be earned unless it is sold to the customer. तो उतना ही होता है revenue realization concept. ठीक है, हम बढ़ते अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है उसका? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बताया था कि बेसिस होते हैं कैश बेसिस, एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस एंड मिक्स बेसिस। तो क्या होता है, कैश बेसिस कौन फॉलो करता है? प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, एडवोकेट्स, ओके, फोटोग्राफर्स, एक्टर्स, कैमरामैन। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, आपसे पैसे लेके ही आपको सर्विस देते हैं। कोई भी आपसे पैसे ना लेके सर्विस नहीं देगा। तो दे फॉलो कैश बेसिस। बट क्या बिजनेस हमेशा कैश ट्रांजेक्शन ही कर सकता है? उसको तो सोसाइटी में रहना है ना, सर्वाइव करना है, मार्केट के कॉम्पिटिशन को फेस करना है। तो वो फिर क्या करेगा? He has to face the competition by pushing up the sales on credit basis. वो हमेशा कैश ट्रांजेक्शन करके बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसे अपने कस्टमर्स को क्रेडिट में भी सेल करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उधारी में खरीदना भी तो पड़ता होगा ना। तो आप उधारी में खरीदोगे नहीं तो बेचोगे कैसे? आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा तो नहीं कि मैंने 50 करोड़ का बिजनेस डाल दिया, हर चीज में खरीद लूंगा पैसे देके। ऐसा नहीं होता है बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करने पड़ते हैं, चाहे वो रिलेटेड टू परचेज हो, रिलेटेड टू सेल्स हो। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या होता है कि हमें बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो करने पड़ेंगे टू फेस कंपटीशन और सर्वाइव इन दी सोसाइटी। और सिंपल हम ये बोल सकते हैं टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स टर्नओवर। ठीक है, हमको सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अगर आज मैं क्रेडिट में नहीं दूंगा तो मेरे पड़ोसी या मेरे कॉम्पिटिटर से वो कस्टमर की पैसे ले लेगा या फिर सेल्स बढ़ा लेगा। तो फिर कभी ना कभी तो मेरा बिजनेस शट डाउन हो जाएगा ना। नहीं, मुझे क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है या फिर एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि उधार दो तरफा होता है। कैसे? खरीदते वक्त भी उधारी हो सकती है और बेचते वक्त भी उधारी हो सकती है। तो जो खर्चा और रेवेन्यू है, इनकम है, इन दो को बना है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो दो चीजें मैंने आपको क्या बताई? एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है, अब अकाउंटिंग टर्म्स में आपने पढ़ाई होगा वो चीजें, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर सोचो कि एक्सपेंसेस हो चुका है पर मैं पे नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला? एक्सपेंसेस हो चुका है पर मैं ठीक से पे नहीं किया या फिर उस डेट में पे नहीं किया जिस डेट में मुझे पे करने थे। तो उसको एक सिंपल सा नाम दे देते हैं, उसको बोला जाता है पेबल्स। उसको क्या बोलते हैं? पेबल्स। जिसको आपने अकाउंटिंग के टर्म में पढ़ा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सोचो कि फरवरी के महीने में आपने अपना घर किसी को भाड़े पे दिया या फिर आपने खुद घर भाड़े पे लिया। ठीक है, मैं तो एग्जांपल ले लेता हूं। सोचो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को घर रेंट पे दिया है। कौन से मंथ में? फरवरी 5 को। ठीक है, अब भाड़ा कब देना पड़ेगा? मंथली होता है ना। तो नेक्स्ट रेंट कम्स ड्यू ऑन मार्च 5। अब क्या होता है ना कि हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि 2-3 दिन बाद दे दूंगा, 4-5 दिन बाद दे दूंगा, तो ऐसा चलता है। पर अगर हम रूल्स के अनुसार जाएं तो अगला भाड़ा हमें कब देना पड़ेगा? मार्च 5 को। मैं भाड़े की बात कर रहा हूं, एडवांस और डिपोजिट की नहीं। तो जरा ध्यान से सुने, मैं क्या बात कर रहा हूं? भाड़े की। फरवरी 5 को अगर आपको मिस्टर ए ने घर दिया, आप खुद को मिस्टर बी समझ लो इस एग्जांपल में। ठीक है, फिर हम ए के नजरिए से भी बात करेंगे। अगर आप मिस्टर बी हो, आपको घर मिला फरवरी 5 को, तो आपको भाड़ा कब देना है? मार्च 5 को। ठीक है, पर आपने मार्च 5 को भाड़ा नहीं दिया, तो वो क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये एक्सपेंसेस हो गया आपका पेबल्स। क्या हो गया आपका? पेबल्स। अब इस पेबल को हम तो जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है, पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट थोड़ा और अधिक बोलता है। क्या बोलता है कि अगर खर्चा हो चुका है और हमने पे नहीं किया है, इस तरह से अगर ड्यू बढ़ता जाएगा तो वो ड्यू एक तरह का हमारे ऊपर उधार होता है। क्या होता है? क्रेडिबिलिटी।
और लायबिलिटी भी आप उसको बोल सकते हो। तो अगर आपका एक्सपेंसेस पेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस पेबल्स को हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कॉन्सेप्ट। समझ में आई बात? अब सिंपल सी बात देखो कि अगर मैं भाड़ा नहीं पे कर रहा हूं 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया तो वो मेरा एक तरह का लोन नहीं हो जाता, एक तरह का ड्यू नहीं हो जाता। उसी ड्यू को क्या बोलते हैं हम, लायबिलिटी बोलते हैं ना। अरे बाप रे मुझे 4 महीने का भाड़ा देना, ये तो मेरा लायबिलिटी है। सिंपल सी बात है। अब वो तो आपका खर्चा होगा नहीं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आप ठीक टाइम पे अपना खर्चा पे नहीं कर रहे हो तो वो खर्चा क्या होता है, पेबल हो जाता है। और पेबल क्या हो जाता है, लायबिलिटी। दिस इज व्हाट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्पीक्स अबाउट। तो हमने डिस्कस किया मिस्टर बी के नजरिए से। अब मिस्टर ए के नजरिए से बात करते हैं। मिस्टर ए ने क्या किया, बी को घर दिया। सोचो कि हम मिस्टर ए हैं, मैंने घर भाड़े पे दिया। किस दिन दिया, February 5 को। ठीक है, पर मुझे भाड़ा 1 महीने के बाद नहीं मिला। मुझे भाड़ा कब मिलना चाहिए था, March 5 को, पर मुझे भाड़ा नहीं मिला। अब ऐसे होते होते 2-3 महीने बीत गए पर मुझे भाड़ा नहीं मिला। तो ये भाड़ा मेरे लिए क्या है, अगर मैं मिस्टर ए हूं, ये मेरे लिए इनकम है ना, रिसिप्ट एक तरह का। ठीक है, तो मैं इसको इनकम लिख चुका हूं। अब देखो जैसे एक्सपेंसेस पेबल्स हो जाता है तो इनकम क्या होगा, अगर ठीक टाइम पे ना मिले तो वो क्या हो जाएगा, रिसीवेबल्स। वो क्या हो जाएगा, रिसीवेबल्स। ठीक है, अगर मुझे टाइम पे इनकम नहीं मिलेगा तो मेरे लिए एक तरह का रिसीवेबल है। देखो ये दोनों जनरल वर्ड से मैंने आपको समझाने के लिए जैसे बोला है। ठीक है, रिसीवेबल है ये। तो अकाउंटिंग में इसको और एक नाम दिया गया है, तो वो नाम को भी हम डिस्कस करेंगे। एक बात बताओ, अगर हम अकाउंटिंग टर्म में जो पढ़े थे, पेबल्स को अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है तो रिसीवेबल्स को भी कुछ बोला जाता होगा। एक ऐसा इनकम जो कि अर्न हो चुका है पर मिला नहीं है, मतलब अनअर्न्ड इनकम, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्रूड इनकम। ठीक है, ये आपने अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा होगा। अब देखते हैं कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट इस रिसीवेबल को क्या नाम देता है। वेरी सिंपल, देखो ये दोनों चीजें ऑपोजिट है कि नहीं, ये दोनों चीजें ऑपोजिट है ना। खर्चा है, इनकम हुआ, पेबल है, रिसीवेबल है, लायबिलिटी क्या हो जाएगा, एसेट्स। जिस नजरिए से हमने ये सोचा कि अगर 3-4 महीने से मैं अपना खर्चा नहीं दे रहा हूं तो मैं उस पर एक उधार है, एक बर्डन है, एक लायबिलिटी है, तो उसी तरह से ठीक मिरर ऑपोजिट में अगर हम सोचें कि हम मिस्टर ए हैं तो मुझे 3-4 महीने से भाड़ा नहीं मिला है, मतलब किसी न किसी ओर से मुझे पैसे मिलने को है। तो पैसे मिलेंगे तो मेरे लिए क्या होगा, वो कैश क्या हो जाएगा, मेरे लिए एक एसेट होगा ना, मेरा प्रॉपर्टी होगा। अगर मुझे 4-5 हजार मिले कहीं से तो क्या हुआ, मेरा प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स अगर इनकम ठीक टाइम पे ना मिले तो वो क्या हो जाता है, रिसीवेबल। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट के अनुसार उसको क्या बोलेंगे, उस रिसीवेबल्स को क्या बोलेंगे, वो मेरे लिए हो गया एसेट। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आप ठीक टाइम पे एक्सपेंसेस पे नहीं करते हो तो वो हो जाता है पेबल, पेबल बिकम्स लायबिलिटी। अगर आप ठीक डेट पे आपको इनकम नहीं मिलता है तो इनकम बिकम्स रिसीवेबल्स एंड रिसीवेबल्स बिकम योर एसेट। सो दिस इज व्हाट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देख लो टोटल 9 कॉन्सेप्ट है, जो कि इसमें से हमने पहले 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के 4 कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, ओके, इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स और थ्रू यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू एनी मीडिया। ठीक है।